Good afternoon, sir. Good Very afternoon. good evening, sir. Good evening. Good evening. हाँ भाई, तो क्या सोचा आपने? कुछ रिवीजन वगैरह चाहिए? Yes, sir. कौन से टॉपिक का? तब तक के लिए बताइए जब तक रेगुलर रिवीजन क्लास नहीं शुरू हो रही। सर 12th का ही। हाँ, तो अभी तो 12th ही नहीं चलेगा, रेगुलर वाला चलेगा, तो उसमें बताना। तो सर सेकंड चैप्टर बता दीजिए। सेकंड क्या होता है, नाम बताओ। नाम बोलना, टॉपिक का नाम बोलो। सर टॉपिक कैपेसिटेंस बता दीजिए। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। एक का कैपेसिटेंस आया, और किसी का कुछ है? सर एसी बता दीजिएगा एक बार। एसी। यस सर। और भी कोई? ट्रांसफार्मर। सर किरचॉफ लॉ के एक बार 2-3 क्वेश्चन करा देना बस। किरचॉफ लॉ। और सर ईएमआई के भी सर एक दो क्वेश्चंस कराने। अच्छा, प्रैक्टिस ही ना? यस। चलो, EMI प्रैक्टिस, किरचॉफ प्रैक्टिस हो गया। चलो ठीक। सर रोटेशनल मोशन का भी थोड़ा प्रैक्टिस करा देना। रोटेशन बेटा, वो रिवीजन का रेगुलर प्लान आएगा ना, उसमें आएगा। हम्म। या अभी देखो, अभी कितने दिन मिलता है? एक वीक से ज्यादा तो मिलेगा नहीं ना। एक वीक में केमिस्ट्री भी फिनिश हो जाएगी, तो फिर तो रेगुलर रिवीजन प्लान आ ही जाएगा उसमें। और उसमें से ज्यादातर देना चाहेंगे केमिस्ट्री को ही। आज मैथ की लगी थी आपकी, कोर्स तो खत्म हो गया ना मैथ का? यस सर Yes, sir. खत्म। यस। हम्म। चलो तो कल बता दीजिएगा। क्या कर रहे हैं यार? हाँ? तो हैंड रूल्स, जो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल, ये सब का कोई मतलब नहीं है। खाली एक क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका ध्यान में रखो। वो राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल उसके लिए है जो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं जानता है। ओके। यानी केवल क्लास 10 तक, जहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया गया वहां तक के लिए है राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल के रूप में उसको याद रखते हैं बच्चे, है ना? अब आपको तो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम है, तो सीधे सीधे क्रॉस के प्रोडक्ट का डायरेक्शन देना आता है, वहीं से आप सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है। सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन के रूप में उसको यूज किया जाता है। चलिए ठीक है। आ, और कल हम लोग जो है वो एंटीना के बारे में बात कर रहे थे ना, कि अगर कोई सर एक पर्टिकुलर चीज पूछना था। हाँ जी, बोलो। सर जो ये चैप्टर है डिजिटल कम्युनिकेशन, सर हाँ, ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है क्या? कम्युनिकेशन होगा। सर सेकंड वाले Yes, sir. बुक में तो सिर्फ सेमी कंडक्टर तक ही है। यस सर। कम्युनिकेशन होगा, होगा कम्युनिकेशन होगा। सर बुक में हाँ, कम्युनिकेशन होगा जरूर। सर कौन सा चैप्टर, मतलब सर इसमें तो 14 चैप्टर तक है, सेमी कंडक्टर के बाद कुछ नहीं है। हम्म। ये भी बात है क्या? जी सर यही बात है। चलिए, वैसे भी ये कोई बहुत इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है नहीं, है ना?
यस सर। सर ये जेईई मेंस में आता है सिर्फ? मेंस में भी केवल थ्योरेटिकल आता है। यस। और अगर एनसीईआरटी में से हट गया कह रहे हो इस बार, तो इसका मतलब है कि तो फिर मेंस में भी ना आएगा। कंफर्म है? एनसीईआरटी में नहीं दिया है? नो सर जो सर। न्यू बुक है सर उसमें नहीं है। न्यू बुक में जी से सर। हट गया तो फिर मेंस में भी ना आएगा। मेंस का एक बार ही पेपर वो देख लेना सिलेबस। देख लेता हूँ, मैं भी देख लूंगा। हाँ, आजकल मैं किसी दिन डाउनलोड करूंगा, देखूंगा क्या कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। हाँ, तो एंटीना के लिए बातें हम लोग कर रहे थे कि अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हमको ट्रांसमिशन करना है, ये हमने यहाँ पे ट्रांसमीटर एंटीना लगाया और एक यहाँ पे जो है वो रिसीवर एंटीना लगाया। ठीक है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमको अपना इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करना है, तो एंटीना के हाइट के करस्पॉन्डिंग कितनी दूरी तक जो है आप ये ट्रांसमिशन कर सकते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या बना कि यहाँ से जो वेव जा रही है भाई वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द अर्थ सरफेस यहाँ से गई और इस एंटीना तक आपकी पहुंची है ना। यहाँ पे एंटीना जो लगा है, तो ये पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो इन दोनों एंटीना के, ये ट्रांसमिशन एंटीना की हाइट एच टी मान लीजिए कह दिया, और ये रिसीवर एंटीना की हाइट जिसको आपने एच आर कह दिया ना। तो जो डिस्टेंस जहां तक आप ये दोनों एंटीना के कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करा सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं डी दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ आर इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ आर हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना। ठीक है, ये हमारे डिस्टेंस के लिए इंफॉर्मेशन होगा। अब मान लीजिए कि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ, या आपको बहुत दूर तक जो है वो इसको और ट्रांसमिशन देना है, इधर के पोजीशन पे आपको ट्रांसमिट कराना है भाई। तो उस केस में क्या करेंगे, इधर से आप जो रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगाएंगे, फिर यहाँ से आगे ट्रांसमिट करा देंगे। तो मल्टीपल एंटीना को यूज करते हुए ट्रांसमिशन आप एक जगह से दूसरी जगह तक डायरेक्टली करा सकते हैं। ठीक है भाई। या बीच यस में सर। मान लो कि कोई माउंटेन है, ऐसे हिल खड़ा है, तो क्या करोगे, एक आपने माउंटेन पे यहाँ पे रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगा दिया है ना, इसके टॉप पे एक रिसीवर भी लगा दिया माउंटेन के ऊपर यहाँ पे, है ना, और एक ट्रांसमीटर भी लगा दिया। अगर बीच में माउंटेन है तो यहाँ तो डायरेक्ट सिग्नल पहुंचेगा नहीं, तो ये यहाँ से आपने इसको ट्रांसमिट करा, इसने रिसीव किया, फिर इसको ट्रांसमिट कर दिया, ऐसे चला जाएगा। ठीक है भाई। तो यस सर। मल्टीपल एंटीना सिस्टम को यूज करके अगर बीच में कहीं कोई बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, या बहुत लंबी दूरी तक अगर आपको ट्रांसमिशन देना है तो वहां पे मल्टीपल एंटीना यूज करेंगे। मल्टीपल एंटीना यूज करने का एक एडवांटेज ये भी होगा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह तक जो हमारा एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, नेचुरल है कि वो कुछ ना कुछ एटेन्युएट होगी बीच बीच में, है ना, और उस एटेन्युएशन में उसका जो पावर है उससे एसोसिएटेड जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको एक कंसिडरेबल इंटेंसिटी की जो है वो सिग्नल मिले एट द रिसीवर एंड, तो बीच बीच में हम बूस्टर के लिए एंटीना लगा देंगे, है ना, जो रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, फिर ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल एंटीना भी जो है वो यूज करे जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है भाई। यस सर। अब आ जाते हैं, यस। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं मॉड्यूलेशन की। हाँ, मॉड्यूलेशन के लिए आपको पहले से हमने बता ही रखा है कि बेसिकली जो है वो तीन तरीके के मॉड्यूलेशन जो है वो होते हैं। एक को आप बोलते हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरे को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरे को फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है ना।
यस सर। और मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट भी आपको बताई गई है कि मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है भाई। एक तो एंटीना की जो साइज है उसको छोटा करने के लिए मॉड्यूलेशन रिक्वायर्ड है, दूसरे ज्यादा एनर्जी को ट्रांसमिट कराने के लिए मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट है, और तीसरा जो है वो डिफरेंट जो सिग्नल्स है वो एक दूसरे में लीस्ट मिक्सिंग करें, यानी कि नॉइज हमारे उस सिग्नल में कम से कम हो, उसके लिए भी आप मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन हम लोग बना लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। हाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हाँ, सर एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्युएशन मैंने लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यस जब भी किसी मीडियम से वेव प्रोपागेट करेगी तो सर्टेन पावर ऑफ द एनर्जी जो है वो उस मीडियम को डेसिपेट होगा, हाँ, या एब्जॉर्ब होगा उस मीडियम के द्वारा। ठीक है, तो धीरे धीरे एक लंबी दूरी तक अगर वेव ट्रांसमिट होती जा रही है तो आपको मिलता है कि उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसी को एटेन्युएशन कहते हैं। जैसे मान लो कि एक रस्सी लिया तुमने, उसको दीवार से बांध दिया, लंबी सी रस्सी है, और दूसरे एंड से आप ऐसे ऐसे हिला रहे हो, आज दिख रहा है मेरा, यस सर ऐसे ऐसे आप हिला रहे हो, तो आप देखते होंगे कि जहाँ पे आप हाथ को हिला रहे हो वहां पे तो बम्प आपको ऊंचे ऊंचे दिखेंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बम्प की जो साइज है वो छोटी होती जाएगी, और अगर रस्सी बहुत लंबी है तो दीवार तक आपको ऑलमोस्ट दिखेगी कि रस्सी सीधी यस सर है ना। तो उसका कारण क्या है भाई, कि सर्टेन जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो रही है ड्यू टू द इनइलास्टिसिटी ऑफ दैट स्ट्रिंग। हाँ, इसी तरीके से दूसरी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है तो उसके अब्जॉर्प्शन होगा, उसके कारण जो है वो हमारा एनर्जी उसकी कम होती रहती, तो उसी को एटेन्युएशन कहते हैं। ठीक है, यस सर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है वो एक तो आपकी जो वेव हो गई, जो ओरिजिनल वेव हो गई, जो जिसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब हो गया वो सिग्नल जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कराना चाहते हैं। सिग्नल which is to be which is to be transmitted from one place to other। ठीक है, उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह रहे हैं। और दूसरा सिग्नल हो गया जिसको हम कैरियर वेव कहेंगे, है ना। कैरियर वेव, कैरियर वेव का मतलब क्या हो गया, वो वेव जो कि इस जिस सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है उसके कंपैरिजन में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की है, जिसको इसके साथ मिक्स करके हम एक रिजल्टिंग वेव को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, है ना। कैरियर वेव हो गई wave which is used for modulating the original signal, wave which is used for modulating the original signal। ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि आपको बताया गया कि मॉड्यूलेशन का मेन मोटिव क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव को घटाना, है ना। ठीक है, Yes. हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की ये वेव हम यूज करेंगे जो भी हमारी कैरियर वेव होगी। ठीक है,
अब मान लो कि एक ये पर्टिकुलर वेव हो गई जिसको हमको मॉड्यूलेट करना है, जिसको हम मान लीजिए कि EM से दिखा दे रहे हैं, मॉड्यूलेट करने वाली वेव हो गई, और वो उसके करस्पॉन्डिंग हमने कह दिया कि इसका एम्पलीट्यूड हमने कह दिया AM है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा m है। तो ये हमारी वेव हो गई जो मॉड्यूलेटिंग हो गई, मॉड्यूलेटिंग वेव, यानी कि ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल हो गया। ये वोल्टेज का वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया भाई। वोल्टेज के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, करंट के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग हो सकता है, हम वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग मान लो कि लिख रहे हैं, ठीक है। और जो कैरियर वेव है उसको C से दिखा दे रहे हैं, C हमारी हो गई AC, इसका एम्पलीट्यूड हो गया एंड साइन ऑफ ओमेगा C इंटू T, ये कैरियर वेव हो गई, ठीक है भाई। यस सर। अब ये जो मॉड्यूलेटर है उसमें हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर कैरियर वेव के साथ इस मॉड्यूलेटिंग वेव को जो है वो हम सुपर इम्पोज कराते हैं, ठीक है। तो सुपर इम्पोजिशन के लिए मान लीजिए कि ये हमारा जो है वो मॉड्यूलेटिंग जो वेव है उसका रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ये हमारी वेव हो गई, इसका अपना कुछ टाइम पीरियड होगा भाई। ये हमारी मॉड्यूलेटिंग वेव हो गई जिसको हमने EM के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट करा है। और ये हमारी कैरियर वेव हो गई मान लो, ये कैरियर वेव हो गई, ठीक है भाई। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऐसे दिखा दिया, ठीक है भाई। ये हमारी कैरियर वेव हो गई जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ओरिजिनल जो वेव है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। टाइम के साथ हमने ये दोनों प्लॉट दिखाए हैं, ये कैरियर वेव का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे मॉड्यूलेटिंग वेव का रिप्रेजेंटेशन है। अब दोनों को जब सुपर इम्पोज कराएंगे तो इस बात पे डिपेंडेंसी इसकी होगी कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग वेव है और जो कैरियर वेव है उन दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है। अगर दोनों बराबर है तो उसको बोलेंगे 100% मॉड्यूलेशन, है ना। तो जहाँ पे इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा वहां पे जो है आपके पास ऑब्जर्वेशन बनेगा कि कंप्लीट जो है वो 0 मिलेगा, है ना। यस सर। हाँ, जैसा अगर आपको ध्यान में होगा तो जब साउंड का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे बीट्स के बारे में डिस्कशन करा होगा, उसको अगर रिकॉल करिए तो, है ना। तो अगर हमको अपने इस पर्टिकुलर वेव को जो है वो रिप्रेजेंट करना है दोनों के कॉम्बाइंड के रूप में, मान लो कि 100% का नहीं हम कंसिडरेशन लेते हैं, तो दोनों के सुपरपोज कराने पे ये मान लीजिए कि AC का रिप्रेजेंटेशन कर दिया हमने, ये कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के करेस्पॉन्डिंग, और इसके ऊपर ये हमारा AM हो गया मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड, और इसके नीचे ये माइनस ऑफ AM हो गया। तो जब इनके इन्वेलपिंग करेंगे तो ये हमारा इन्वेलप हो गया जिसका यहाँ पे आके ये मिनिमा आएगा, इस पोजीशन पे जाके इसको टच करेगा। तो ये गई इन्वेलप वेव बना दिया हमने, और यहाँ पे आके मिनिमा मिला, फिर ये ऐसे, और इसी तरीके से नीचे भी ड्रॉ कर लें
ये हमारा AC था, ये AM और फ्लेक्स का AM, तो ये इन्वेलप बना दिया हमने। और ये इन्वेलप बन गया, जो कि हमने मॉड्यूलेटिंग जो वेव थी उसको इन्वेलप करके इसके अंदर में अगर हम अपने इस पर्टिकुलर कैरियर वेव को प्लॉट कर दें ऐसे, तो दिस विल बी द फाइनल वेव विच विल बी अपियरिंग ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स। ठीक है, इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से जो वेव मिलेगी वो कुछ इस तरीके की वेव होगी। अगर हम जो कैरियर यूज कर रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड भी हमारे ओरिजिनल जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे जो है वो 0 मिलेगा, कंप्लीट 0। ठीक है ना, ये जो इन्वेलप है उसका भी, क्योंकि ये जितना AM है उतना ही AC हो जाए, तो इधर में जहां पे इसका टर्फ होगा वहां पे ये टच कर जाएगा ना इसको। हेलो, यस सर। ठीक है ना। यस सर। अभी जो है मान लो कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड जो है डबल है, तो 50% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, और ये हमारा जो है रिजल्टिंग वेव पैटर्न का जो है वो रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ये इन्वेलप हमको यहाँ पे मिल रहा है इस तरीके का। ठीक है भाई, 100% अगर मॉड्यूलेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे 0, फिर वो बढ़ता हुआ अंदर में ये जो हमारी ओरिजिनल वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग ये वेव मिल रही है। ठीक है, अब अगर आपका इसका जो रिजल्टिंग वेव पैटर्न बन रहा है उसका अगर एम्पलीट्यूड देखो भाई, तो उसका एम्पलीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? AC प्लस AM इंटू साइन ओमेगा MT, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी करेस्पॉन्डिंग टू द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, तो साइन ऑफ ओमेगा C इंटू T। तो ये हमारा जो है रिजल्टिंग जो वेव है आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये हमारी रिजल्टिंग वेव हो गई, जिसको मान लो कि x के रूप में हमने दिखा दिया। तो x ये हमारे जो है वेव का रिप्रेजेंटेशन हो गया आफ्टर द मॉड्यूलेशन। ठीक है भाई, जो इस वेव की फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी होगी करेस्पॉन्डिंग टू द कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी, और एम्पलीट्यूड भी इसका वेरिएबल होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे एम्पलीट्यूड सेम होगा, डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो एम्पलीट्यूड घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो ये जो रिजल्टिंग वेव मिली है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AC कैरियर वाले का एम्पलीट्यूड प्लस AM साइन ऑफ ओमेगा MT, जो कि इस पर्टिकुलर वेव के करस्पॉन्डिंग हमने दिखाया है, इनटू साइन ऑफ ओमेगा CT से लिख सकते हैं। या x को अगर हमको लिखना है तो इसको हम लोग AC 1 प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा MT इनटू साइन ऑफ ओमेगा CT से लिख सकते हैं। ठीक है ना। मान लो कि इसको हम लोग एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे दे रहे हैं म्यू से, मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है इसको म्यू से रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो x को लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस म्यू टाइम्स AC इंटू साइन ऑफ ओमेगा MT इंटू साइन ऑफ ओमेगा CT लिख सकते हैं भाई। ऐसे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो x को लिखना होगा
तो इसको साइन सी साइन डी या साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी, जो आप फार्मूला जानते हो उसके करेस्पॉन्डिंग आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस म्यू इंटू ए सी बाई 2 साइन सी इंटू साइन डी क्या होता है, कैसे लिखा जाता है? तो साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। अरे दोनों साइन है तो साइन में थोड़ी आता है, कॉस में आता है ना। कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी, है ना, ये आता है। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एम इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, एक साइन एक कॉस होगा तो साइन के सम डिफरेंस से लिखा जाएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। दोनों साइन है या दोनों कॉस है तो कॉस का सम और डिफरेंस से आता है ना। साइन होने पे डिफरेंस हो जाता है, कॉस होने पे दिस माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। तो अगर आप देखें तो हमको क्या मिल रहा है कि ये जो हमारी रिजल्टिंग वेव है इसको अगर हम साइनोसाइडल वेव के रूप में देखें तो 3 वेव का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक हो गई ए सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी, एक ये साइनोसाइडल वेव हो गई। दूसरी हो गई म्यू इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम बाई इंटू टी। और तीसरी हो गई माइनस ऑफ म्यू इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी माइन प्लस ओमेगा एम इंटू टी के रूप में। ठीक है, इन 3 वेव्स का जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया, जहां पे पहला वाला तो ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है और इन दोनों वेव की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम नाम देते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा सी प्लस माइनस ऑफ ओमेगा एम, इसको बोलते हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो साइड बैंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। साइड बैंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इनका जो डिफरेंस है उसको आप नाम देते हैं बैंड विड्थ। तो इस सिग्नल का जो बैंड विड्थ होगा वो हो जाएगा ओमेगा सी माइनस प्लस ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, यानी कि जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो 2 गुना होगा वही हमारे उस सिग्नल की बैंडविड्थ होगी, है ना। तो जैसे आपको कल भी बोल रहा था मैं कि अलग अलग जो सिग्नल है उसको अलग अलग बैंडविड्थ अलॉट किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, है ना, कि किस बैंडविड्थ में वहां पे जो है आपको सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करना है, उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम को आपको गवर्न कराना है। तो कैरियर वेव की क्या फ्रीक्वेंसी लेनी है वो हमारा वहीं से जो है वो डिसाइड होगा, व्हाट एवर बैंडविड्थ इज अलॉटेड। जैसे आजकल कुछ दिनों पहले, बल्कि कहो 6-7 महीने पहले चल रहा था ना चर्चा कि जो है 5G का बैंडविड्थ अलॉट हो रहा है। यस सर। तो 5G का जो बैंडविड्थ है वो बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी रेंज का है, ठीक है ना। लगभग लगभग उस रेंज में इसका बैंडविड्थ जाता है जिस रेंज में एरोप्लेन के लिए जो ट्रांसमिशन का जो बैंडविड्थ है, एरोप्लेन में जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो टर्मिनल से उसका कम्युनिकेशन होता है, उसी के आसपास का है। इसी वजह से आप सुनते होंगे
कई बार न्यूज वगैरह में भी रहा था कि जब 5G की टेस्टिंग चल रही थी यूएसए वगैरह में, तो डिफरेंट जो फ्लाइट वाली सर्विसेज थी उनको रोक दिया गया कि वो एक दूसरे के सिग्नल को जो है वो इंटरसेप्ट ना कर जाए, जिसकी वजह से जो है हवाई जहाज को इधर से टर्मिनल से कुछ भी अलग सिग्नल दिया जा रहा है और 5G के साथ उसका जो है मर्जर हो गया, तो उसको सिग्नल कुछ और मिल गया और उसके इन्फ्लुएंस में उसका पाथ डेविएट ना हो जाए, है ना, या किसी तरीके का कोई जो है हादसा ना हो जाए, इसके लिए जो है वो बीच में बहुत न्यूज में था, अगर आप लोगों ने केयर किया हो तो। हम्म तो हर Yes, sir. पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो बैंडविड्थ अलॉटेड है, किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी के बीच का होगा। अब उसकी जो बिट है वो तो आपके पास नोन है कि वो जो हमारे कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी का 2 गुना के बराबर होगा, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी के बीच उसका अपीयरेंस होना है वो तो इस बात पे डिपेंडेंट होगा ना कि कैरियर की क्या फ्रीक्वेंसी आप यूज कर रहे हो, है ना। ओमेगा सी पे डिपेंड कर रहा है ना कि कैरियर जो आप यूज कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आप यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी से किस फ्रीक्वेंसी के बीच में वो पर्टिकुलर सिग्नल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है। यस सर। यस। तो ये आपकी बैंडविड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया जिसको आपको स्पेसिफिक रूप से ध्यान में रखना है। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो आप ध्यान में रखेंगे, कैरियर की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी, ये हमारी साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। पावर के लिए जब आप बात करेंगे कि पावर क्या जो है वो ट्रांसमिटेड होगा हमारे इस वेव से, तो कैरियर का जो पावर है इसको अगर आप पीसी कह रहे हैं तो ये हो जाएगा एसी, जो इसका एम्पलीट्यूड है स्क्वायर डिवीजन में 2R। एसी वोल्टेज है, वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के करस्पॉन्डिंग आप अपना ये सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर जो है वो हमारे एंटीना का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना। और जो हमारा मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी यानी कि ट्रांसमिटेड जो पावर है वो कितना होगा, मॉड्यूलेशन के बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं, ये कैरियर वेव के करस्पॉन्डिंग हो गया और ये मॉड्यूलेटेड वेव के करस्पॉन्डिंग हो गया। इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं भाई एसी के करस्पॉन्डिंग भी हो रहा है और आपको ये देखिए इस वेव के करस्पॉन्डिंग भी होगा और इस वेव के करस्पॉन्डिंग भी होगा और इस वेव के करस्पॉन्डिंग भी होगा, तीनों के करस्पॉन्डिंग होगा ना भाई। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर डिवीजन में 2R प्लस एसी इंटू म्यू बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस एसी इंटू म्यू बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R होगा ना। एसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R को बाहर निकाल लो तो इधर में क्या मिल जाएगा भाई, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4, म्यू स्क्वायर बाई 4 तो म्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मॉड्यूलेशन के बाद जो पावर ट्रांसमिटेड होगा वो कैरियर के द्वारा जो पावर ट्रांसमिट हो सकता है उसके करस्पॉन्डिंग 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 से लिखा जाएगा, जहाँ पे म्यू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि म्यू जो है क्या है, म्यू यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलेटिंग वेव का एम्पलीट्यूड और
कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो है म्यू। ठीक है बेटा? यस सर। एक रिलेशन करंट के करस्पॉन्डिंग भी पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो आपको ध्यान में रखना है मेनली, और पावर को आप आई स्क्वायर आर से लिख सकते हैं, साइनोसॉइडल है तो आई आर एम एस इंटू आर से लिख सकते हैं। तो ट्रांसमिटेड के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो आई ट्रांसमिटेड के करस्पॉन्डिंग आर एम एस वैल्यू इंटू आर। ठीक है, और कैरियर के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो आई कैरियर का आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर लिखा जा सकता है। ठीक है, इधर से अगर आप दोनों का रेशियो कर दीजिए तो करंट के करस्पॉन्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि पीटी और पीसी का जो रेशियो होगा वो लिखा जाएगा कितना भाई, आई ट्रांसमिटेड, ये आरएमएस है, और आई कैरियर का स्क्वायर, है ना। आई ट्रांसमिटेड क्या है, ये ट्रांसमिटेड वेव का आरएमएस करंट है, आरएमएस करंट ऑफ ट्रांसमिटेड वेव और ये आईसी क्या है, आरएमएस करंट ऑफ कैरियर वेव। पीटी और पीसी का रेशियो यहां से हो गया, तो ट्रांसमिटेड करंट और कैरियर करंट का बीच का रिलेशन क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 ना। ये भी फॉर्मूला हम ध्यान में रख सकते हैं। दो फॉर्मूले से काम हमारा हो जाएगा अगर कभी प्रॉब्लम मिलता है तो। ठीक है, यस सर। तो ये तो हो गया मॉड्यूलेशन, फिर उसको चैनलाइज कर दिया, एटेन्युएशन हुआ, रिसीवर पे जाएगा, रिसीव होगा वहां पे। अब इसके आगे ये जो ब्लॉक डायग्राम वगैरह है वो अगर आपको देखना है तो बुकलेट से देख लीजिएगा। मेन इसका जो है वो पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया कम्युनिकेशन का। ठीक है ना, कि क्या ब्लॉक डायग्राम है ये मॉड्यूलेशन के लिए। हमारा मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटर को फीड किया जाएगा, फिर इसको एम्पलीफाई कर देंगे, एम्पलीफाई करेंगे जिससे हमारा पावर में जो एटेन्युएशन होगा उसके बाद उसका जो है वो केयर करने के लिए, और फिर इसको ट्रांसमिट कर देंगे ट्रांसमिशन एंटीना से, है ना। इसी तरीके से जहाँ पे सिग्नल आपका रिसीव होगा वहां पे फिर से आपको इसको डीमॉड्यूलेट करना होगा, है ना। तो डीमॉड्यूलेशन थोड़ा सा केवल हम लोग समझ लेते हैं। डीमॉड्यूलेशन, तो जो भी हमारा सिग्नल है उसको एक रिसीवर एंटीना हो गया, मान लो कि आपका एंटीना का रिप्रेजेंटेशन है, रिसीवर एंटीना है, यहाँ से सिग्नल जो है वो इनपुट के रूप में मिला। अब सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसका तरीका आपको बताया ही है कि आपके सिग्नल तो बहुत सारे हैं एनवायरमेंट में, उसमें से कौन सा हमको सिग्नल जो है वो यूज करना है उसके लिए आपको बताया गया है पहले में कि एलसीआर सर्किट का जिसमें रेजिस्टेंस बहुत छोटा है उसका रेजोनेंस के करेस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर द यूज एज अ ट्यूनर सर्किट। ध्यान में आ रहा है, ऐसी बताने के समय बताया है ना। Yes, sir. एलसीआर सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, ठीक है, उसको जो है हम लोग यूज करते हैं एज ए ट्यूनर सर्किट। ट्यूनर सर्किट का मतलब कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, जैसे मान लो कि कोई टेलीविजन
स्टेशन का कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको देखना है, एक स्पेसिफिक जो है वो टेलीविजन स्टेशन वाला, है ना, जैसे इंडिया टीवी आपको देखना है, तो इन्वायरमेंट में तो सारे के सारे जो है वो चैनल के सिग्नल्स अवेलेबल है ना। तो इंडिया टीवी चैनल से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो है वो प्रसारण आ रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी से मैच कराता हुआ आप एलसीआर, जिसमें बेसिकली हम लोग एलसी यहाँ पे देखेंगे, एलसी सर्किट जो है वो हम लोग यूज करेंगे। आर बहुत छोटा है, निग्लेजिबल स्मॉल है, जो वायर इसमें यूज किया गया है उसी का रेजिस्टेंस। तो एलसी सर्किट का जब हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी उस स्टेशन से आने वाले फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, तो वहां पे जो पीक करंट होगी इट इज गोइंग टू बी रेज वेरी हाई, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत छोटा है। तो ध्यान में आ रहा है कुछ? यस यस सर। सर। लिखो। यस सर। अरे अगर तुमको एक पर्टिकुलर एलसीआर सर्किट को यूज करना है तो आई नॉट को लिखना है, तो आपको मालूम है ना कि वी नॉट डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर से लिखते हो। आर तो बहुत छोटा है, निग्लेजिबल स्मॉल है, तो जब इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1/रूट का एलसी, है ना, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। जब इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और हमारे उस ब्रॉडकास्ट स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बड़ी होगी, वो दोनों मैच कर जाएंगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आई नॉट होगा वो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट को टेंड करेगा। आर की वैल्यू बहुत माइन्यूट है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो किस पर्टिकुलर सिग्नल के करस्पॉन्डिंग करंट हमारा जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, उसी करंट को जो है वो पिक कर लेगा हमारा जो सर्किट अरेंजमेंट है। ठीक है। यस सर। तो इधर में एक हमने एलसी ऑसिलेशन का अरेंजमेंट बना दिया, जिसमें कैपेसिटर जो है वो हमारा वेरिएबल है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को वेरी करा सकते हैं। और इधर में एक लगा दिया डायोड। डायोड का फंक्शन क्या है कि वो जो हमारा यूनिडायरेक्शन, जो दोनों तरफ का फ्लक्चुएशन है उसको यूनिडायरेक्शनल में चेंज कर दे। ठीक है। और फिर इधर में एक और कैपेसिटर आपने यूज किया, मान लो ये C1 है, तो ये कैपेसिटर C2 आप ऐसा यूज करेंगे कि जो इन्वेलप वाले की फ्रीक्वेंसी है उससे मैच करता हुआ इसके रेजोनेटिंग, इसका जो है रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग अपीयरेंस। और इधर एक रजिस्टर और इधर में आपने आउटपुट ले लिया यहाँ पे। और आप चाहो तो एक यहाँ पे भी लगा दो सिग्नल। ठीक है, तो ये आपकी ट्यूनर सर्किट हो गई। और ये आपका जो है इन्वेलप डिटेक्टर हो गया। ठीक है, इधर में इन्वेलप डिटेक्टर जो है वो लगा दिया, तो यहाँ से जो सिग्नल हमको मिला वो सिग्नल यहाँ पे जो आ रहा है वो तो हमारा इस तरीके का था भाई, ये इन्वेलप है और इसमें हमारा सिग्नल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, इस तरीके का सिग्नल था, है ना। सर। ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था।
अब इधर से जब आप जाओगे तो यहाँ के बाद जो आपको सिग्नल मिलेगा उसमें निगेटिव हाफ वाला तो जो है गायब हो जाएगा। क्यों भाई, बोलो। यस सर। निगेटिव हाफ वाला जो है वो गायब हो गया, और इधर में आपने जो कैपेसिटर लगाया ये इस इन्वेलप को डिटेक्ट करने वाला है, यानी कि ये कैरियर को तो पास कर देगा ये, है ना, और इसको जो है वो फिल्टर कर लेगा, है ना, ये एक तरीके से फिल्टर हो गया। ठीक है, तो इसके आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये केवल जो इन्वेलप वाला सिग्नल था, दैट वाज द ओरिजिनल सिग्नल, यही सिग्नल ना हमारा ओरिजिनल सिग्नल था। यस सर। This will be bypassed by this, this will be the intercepted by this particular capacitor, और जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी बाईपास हो जाएगी इसके थ्रू। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, और इसमें डिटेक्शन भी हो गया, अपना कैरियर से अलग कर लिया गया अपने मॉड्यूलेटेड ओरिजिनल सिग्नल को। तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल हो गया। तो वो साउंड भी हो सकता है, वो हमारा जो है वो पिक्चर भी हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस लगा दिया, अगर मान लीजिए कि हमारा पिक्चर है तो पिक्चर ट्यूब वगैरह लगा हुआ है, उससे पिक्चर दिखेगा। अगर मान लो कि साउंड है तो यहाँ पे हेडफोन लगा लिया तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर हेडफोन से। तो ये डीमॉड्यूलेशन का पूरा प्रोसेस हो गया, और ये एक इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल था जो कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का था। अब हमको बात करनी है इसमें थोड़ा सा दो इंस्ट्रूमेंट का, एक वर्नियर के और दूसरा जो है वो स्क्रू गेज का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।